दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ही क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने इस लोकतंत्र को हड़प लिया है? क्या इस देश के भीतर में जिस चुनाव के जरिए भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर है, वही चुनाव पहले से तय हो जाता है? क्या वाकई इस देश में वोट गिने नहीं जाते हैं बल्कि वोट बनाए जाते हैं? और अगर इस देश का वोटर यह जान चुका है कि अगर ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई तो क्या वह इस देश को बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा? और खास तौर से इस देश का वह युवा तबका जिसे पता है कि आने वाले वक्त में इस देश को कैसे गढ़ना है, वो जेन जी हो या फिर युवा तबका ही क्यों ना हो, मुश्किल हालात क्या वाकई पूरे देश के सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस देश में सत्ता जो निर्णय लेती है, जो फैसले करती है और उसके आश्रय देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उसमें कोई भी निराशा इस देश के भीतर आम लोगों में होती ही नहीं है। जनता क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पीछे चुनाव दर चुनाव जिताने के लिए खड़ी हुई है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि वो जहां जाते हैं वहां पर जनता उनके पीछे ताली बजाते हुए उन्हें राजनीतिक तौर पर जीत दिला देती है? क्या वाकई इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो इस देश के गवर्नेंस में देश के गृह मंत्रालय को संभालते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो उसकी पूरी बिसात वही क्यों बिछाते हैं? और इस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर सिर्फ दो लोगों की चलती है और इन दो लोगों का मतलब इस देश के भीतर में वह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है जिसके आश्रय इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों को भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम पर लगा चुकी है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद इस वक्त कोई भी दे नहीं सकता है, लेकिन यह सवाल करने की ताकत अगर राहुल गांधी ने आज इस देश में चुनावी प्रक्रिया में कैसे चुनाव आयोग की भूमिका कितनी संदेहास्पद नहीं बल्कि खुले तौर पर जो खेल चुनाव आयोग कर रहा है उसमें राजनीतिक सत्ता के लिए ही वह वोटर लिस्ट तैयार करता है, तो फिर चुनाव का मतलब बचा क्या? और बिहार ही नहीं बल्कि इससे पहले के तमाम चुनाव, जो लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा तक आती है और अब बिहार भी सामने आकर खड़ा हो चला है, तो फिर बचा क्या? मशक्कत हर कोई कर रहा है कि उसके पास नीतियां हैं, इस देश के लोगों का दर्द वो जानता है, इस देश की भावनाओं से वह जुड़ा है, लेकिन सब कुछ क्या फ्रॉड है? इससे पहले कर्नाटक के चुनाव को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा चुनाव की थी, उसके भीतर एक विधानसभा सीट का आकलन राहुल गांधी ने यह कहकर किया था कि लगभग 1.25 लाख वोट कैसे फ्रॉड स्थिति में बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने तैयार कर दिए। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी ने एक दूसरे तरीके से बतलाई कि इस देश में जो वोटर लिस्ट बनती है और उसमें किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स की मौजूदगी, गलत पतों का जिक्र और वो सब कुछ तय से तैयारी की जाती है। और उसमें महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने अपने दायरे में लिया था। लेकिन आज जिस धमाके को उन्होंने इस देश के सामने रखा वह हरियाणा इलेक्शन को लेकर कुछ इस तरीके का था जिसने शायद इस देश की आंखें खुली की खुली रह गई होगी, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि किसी देश के भीतर किसी दूसरे देश के नागरिक की तस्वीर चस्पा हो जाए और उसे वोटर मान लिया जाए। असंभव सी परिस्थिति है ये। और जिस चेहरे को 22 बार तस्वीर के तौर पर चुनाव आयोग ने बतौर हरियाणा के वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, वो ब्राजील की मॉडल है। वो तस्वीर भी दिखाई गई। यह भी बताया गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जब मकान का नंबर 0 रखता है
और 0 नंबर के साथ खुद इलेक्शन कमिश्नर ये बताते हैं कि दरअसल इनके पास कोई घर नहीं होगा, ये कहीं पुल के नीचे, कहीं लैंप पोस्ट के नीचे, कहीं सड़क पर ये सो जाते होंगे, तो क्या ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यह देश इलेक्शन कमीशन की बात पर भावुक हो गया। वाकई चुनाव आयोग किस तरीके से एक एक नागरिकों को उसका हक दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन आज जब हरियाणा में जिनके मकान के आगे 0 लिखा हुआ है, उनके बड़े बड़े घर, हवेलियां, सब कुछ जब दिखाया गया और बताया गया कि देखिए ये इस घर में रहते हैं, और कई घर तो इस मामले में महत्वपूर्ण है, वहां 100 से ज्यादा लोगों की रिहाइश है। ये सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर चुका है और कर रहा है? इसी दिशा में अब बिहार भी क्या आकर खड़ा हो गया? तो बिहार में तो कल वोटिंग होनी है, और राहुल गांधी ने एक लिहाज से आज अपने हाथ ये कहकर खड़े कर दिए, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता इसमें क्या कर सकता है? इस देश के लोगों को सोचना होगा, उन्हें जागना होगा। इस देश के युवाओं को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। और कड़ी दर कड़ी जिन परिस्थितियों को आज हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ, उसके मद्देनजर आंकड़े और डाटा के साथ सामने रखा गया, वो वाकई हैरान करने वाला है। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि कुल 22,789 वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस की सीटें 37 नहीं बल्कि वो 45 होती और वो सत्ता में आ चुकी होती। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को कुल 55,48,800 वोट मिले थे, कांग्रेस को 54,30,602 वोट मिले। दोनों में अंतर 1,18,202 वोट का था। लेकिन आज जिस तथ्य को रखा गया वो तथ्य 1-2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ वोटरों में से 25,41,144 वोटों को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वोटर्स 5,21,619 हैं। उसमें इनवैलिड एड्रेस, गलत घर के पता 93,93,174 है। उसमें बल्क वोटर जो दिया जाता है, जो कि अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को जांचना होता है, उसकी तादाद 19,26,351 है। बचा क्या? और अगर कुछ नहीं बचा तो ऐसे में जो पूरा ट्रेंड होता है, जो पोस्टल बैलेट से शुरू होता है, जो खुले तौर पर बताता है कि बीजेपी उसमें हार रही है, वो जीत कैसे जाती है, और आंकड़ों के लिहाज से उसके पास एक झटके में उतनी ही सीट आती है जहां पर वो सत्ता पर काबिज हो जाए, यानी 45 से ज्यादा रहनी चाहिए, तो वो 48 सीट जीत जाती है। बात कहां से शुरू की जाए और बात आज कहां तक जाएगी, शायद ये अपने आप में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। एक लड़की, ब्राजील की मॉडल, उसकी तस्वीर 1-2 जगह नहीं 22 जगहों पर उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया बतौर वोटर। वह वोट देने तो नहीं आई, या फिर आई, वो ब्राजील की है। भारत के वोटर लिस्ट में वो चेहरा कैसे चस्पा हो गया? ऐसे कितने चेहरे होंगे? जब जांच की जाएगी तो क्या इस देश के भीतर चुनाव आयोग एक मजाक में तब्दील किया जा चुका है? जी नहीं, मजाक नहीं। बेहद गंभीर आरोप के साथ क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ गलबैयां डालने की इसलिए रख ली है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करते हैं। 3 कमेटियों में 2 प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और 1 विपक्ष का नेता होता है। अगर विपक्ष का नेता विरोध भी कर दे तो भी बात सामने आएगी नहीं, क्योंकि 2-1 से उसकी नियुक्ति हो चुकी होगी। तो राजीव कुमार और उसके बाद ज्ञानेश कुमार। यह परिस्थिति क्या वाकई ऐसी है? तो आज पूरी दुनिया यह देखना चाहती होगी कि ब्राजील की मॉडल राहुल गांधी ने उसको बकायदा बहुत सलीके के साथ
एक एक बात को सामने रखा और क्यूआर कोड जो होता है किसी सेलिब्रिटी का, उसको खोल के मोबाइल में भी दिखाकर कहा देख लीजिए और समझ लीजिए, आप भी देख लीजिए। Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहां की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. हरियाणा का जो सच सामने उभर कर आया, उसने खुले तौर पर यह तो दिखला दिया कि कैसे चुनाव आयोग की भूमिका मौजूदा बीजेपी के साथ खड़ी है, मौजूदा वक्त में बीजेपी को चलाने वाले मोदी और शाह के इशारे पर चलती है, और कैसे जिन 8 सीटों का जिक्र किया गया वहां के कुल वोट 22,789 वोट, यही हिस्सा है जो एक झटके में कांग्रेस पिछड़ गई। उच्चा कलान में 32 वोट से हार गई, दादरी में 1,957 वोट से हार गई, आसंद में 2,306 वोटों से हार गई, होडल में 2,595 वोटों से हार गई, महेंद्रगढ़ में 2,648 वोट से हार गई, सफीदून में 4,037 वोट से हार गई, घरौंदा में 4,531 वोट से हार गई, राई में 4,673 वोट से हार गई। जब इन वोटों का जिक्र हो रहा है तो यहां पर एक दूसरा सवाल यह भी होगा, इन वोटरों की तस्वीर दूसरी तरफ डुप्लीकेट वोटर और इनवैलिड वोटर और बल्क वोटर, इनकी तादाद 25 लाख से पार। तो फिर चुनाव हो क्यों रहे हैं? और अगर चुनाव हो रहे हैं और कल बिहार में वोटिंग होनी है, तो बिहार की वोटिंग के बाद क्या वाकई यही काम बचेगा विपक्ष की राजनीति को करने वालों के सामने कि वह दोबारा से उन आंकड़ों को परखे समझे? क्योंकि जिस सीसीटीवी के जरिए पता चल पाता है कि कौन वोट डाल रहा है, कैसे वोट डाल रहा है, वही जानकारी अगर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय कर चुका है, खत्म कर चुका है, विपक्ष को देने की स्थिति में नहीं है, तो वह ब्राजील की मॉडल ने वोट डाला या नहीं डाला, वो आई या नहीं आई, उसके नाम पर किसने वोट डाला, कब डाला, कितने बजे डाला, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया, यानी सबूत साफ कर दिए गए। खुद ही सब कुछ है और लोकतंत्र उस इशारे पर चल रहा है। हमें लगता है कि हरियाणा का पन्ना पलटने से पहले तो एक क्षण के लिए बिहार चले जाइए। कल बिहार में वोटिंग होनी है और बिहार के भी आधा दर्जन लोग राहुल गांधी के साथ मंच पर पहुंच गए और वो बताने लगे कि उनका वोट शामिल नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं, बहुत विरोध के बाद शामिल हो गया। तीसरे ने कहा पूरे गांव के भीतर कितने सारे वोट गायब हो गए। यह तस्वीर है भारत के उस लोकतंत्र की, जिस लोकतंत्र के जरिए कल बिहार को अपने नागरिकों के आसरे आगे की जिंदगी जीनी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करवाया, उस एसआईआर को कराने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि देश के गृह मंत्री अपने तौर पर कह रहे थे घुसपैठिए आ गए हैं। घुसपैठियों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और आज जब सारी चीजें आ रही थी और राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ रखा और निगाहों पे और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिया, तो रायसीना हिल्स पर धड़कनें बढ़ने लगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरशाहों की आवाजाही बढ़ गई, गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी इस देश के अलग अलग राज्यों के भीतर उन डाटा को खंगालने में लग गए। क्या वाकई इस देश का युवा कहीं खड़ा तो नहीं हो जाएगा? कहीं जेनजी इस देश के भीतर कुछ सोच तो नहीं रहा है? सक्रियता बढ़ती चली गई है। गृह मंत्रालय के भीतर अधिकारियों को काम पे लगाया जा चुका है। और कल ही एक इंटरव्यू में गृह मंत्री कर रहे थे, इस देश में जेनजी नहीं हो सकता, और राहुल गांधी कह रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से सही, लेकिन जेनजी की जरूरत आंदोलन के जरिए अब इस देश को है, लोकतंत्र बचाना है तो। और अगर इस देश के युवा और जेनजी के सामने उनकी अपनी जिंदगी के सवाल हैं, जो रोजगार ना पाने से जुड़े हैं, एजुकेशन कितनी बद से बदतर हो गई है इससे जुड़े हैं, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो भविष्य की परिस्थिति कितने अंधेरामय है उसको लेकर सवाल है। और उसमें भी वोट वो किसे देंगे, वोट गिने ही नहीं जाएंगे। जब ये फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं तो सक्रियता तो पीएमओ से लेकर गृह मंत्रालय के बीच कैसी होगी? हम उस दिशा में आए और नौकरशाही इस दौर में रायसीना हिल्स पर क्या कह रही है यह भी बताएं आपको। कुछ अधिकारियों से जो हमारे संवाद हुए उसकी जानकारी भी दें आपको। उससे पहले बिहार का सच भी जान लीजिए, जहां से लोग आज निकल कर आए बताने के लिए कल वोटिंग है। उससे पहले हमारा नाम क्यों नहीं है? बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक हैं सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. एसआईआर के बाद बिहार तो पहला बड़ा राजनीतिक प्रयोग है, इसे हर कोई जानता है। और बिहार में को लेकर क्या कुछ दांव पर लगा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, खास तौर से ऐसे वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हालात और देश के भीतर उठते हुए सवालों का जवाब ना दे पाने की स्थिति में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय छवि को ही भुनाने की जो परिस्थितियां पैदा की गई, उसमें अब एक ही चीज बची और वह है चुनाव जीतना। क्योंकि चुनावी हार लोकप्रियता खत्म करती है, चुनावी हार आपकी साख पर बट्टा लगाती है, चुनावी हार आपके उस पूरे प्रचार तंत्र के भीतर सेंध लगाती है जो आप प्रोपेगेंडा के जरिए बनाते हैं। चुनावी हार आपको और आपके लोगों के बीच आपकी जो महत्ता थी उसको खत्म करती है। तो क्या वाकई बिहार की हार बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? बीजेपी कर पाए या ना कर पाए, कम से कम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी के धमाके के बाद रायसीना हिल्स पर और गृह मंत्रालय जो इसी रायसीना हिल्स पर मौजूद है, वहां पर बढ़ती धड़कनों ने
एक संदेश दे दिया है कि किसी भी हालत में अब हर चीज को परखना शुरू कीजिए और कम से कम बिहार चुनाव को लेकर जो अब नई रणनीति बन रही है और आने वाले वक्त में जो अगले 24 घंटों के भीतर कम से कम चुनाव प्रचार चलते रहते वक्त और आज शाम के बाद अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या कुछ दिखाई देना चाहिए, सब कुछ इस भरोसे और इस प्रोपेगेंडा के तहत कैसे लाया जाए जिससे राहुल गांधी ने जिन बातों को रखा है वो बेसिर पैर की बातें मान ली जाए। और जब पूरा तंत्र इसमें लगेगा तो इसमें नौकरशाही की भूमिका सबसे अव्वल नंबर पर होगी। नौकरशाही के टेलीफोन खनखनाएंगे देश भर के भीतर उन नौकरशाहों के पास जो जानते समझते हैं कि मोदी शाह का मतलब होता क्या है, और उसके बाद वो कह सकते हैं बीजेपी का आईटी सेल हो या अपने तौर पर चीजें हो, और मीडिया के भीतर जिन बातों को तरजीह देनी है वह भी तो वहीं से तय होगा। यानी एक पूरा का पूरा नेक्सस जिस रूप में क्रिएट किया जा चुका है और उस नेक्सस के पीछे कॉरपोरेट की पूंजी है, ये पूरी परिस्थिति इस लोकतंत्र को कैसे हड़प लिया गया है, तो हड़पे हुए लोकतंत्र को ही असल लोकतंत्र कैसे बताया जाए, इसमें सारी ऊर्जा डाल दी जाएगी और डाली जा चुकी है। प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में बकायदा एक छोटी गाड़ी में रखकर चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट को राहुल गांधी मंच पर लेकर आए और बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग के हैं, हर पन्ने को परख लीजिए जिसको बता रहे हैं उसमें आपको कितने डुप्लीकेट्स मिलेंगे। उनकी तादाद अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आप इसको टटोलिए। जो डुप्लीकेट या कहें इनवैलिड एड्रेसेस हैं उनकी तादाद लगभग 1 लाख, एक्यूरेसी के साथ उन्होंने कहा 93,174 है। और जो बल्क वोटर हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के पास तो डुप्लीकेट वोटर्स एक भी ना हो इसका सॉफ्टवेयर है, फिर भी डुप्लीकेट वोटर 5,21,000 क्यों है। इनवैलिड एड्रेस को परखने के लिए बकायदा बीएलओ का काम है। किसी एक घर में 100 से ज्यादा वोटर है तो बीएलओ को वहां धावा बोलना पड़ेगा और तमाम जानकारी रखनी होगी, फिर भी है। और जो बल्क वोटर्स हैं जिसमें कहीं ब्राजील की मॉडल की तस्वीर है, कहीं पर किसी दूसरी महिला की तस्वीर है, कोई किसी नाम से किसी बूथ पर जा रही है, कहीं किसी नाम से दूसरी जगह जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं को भी यह छूट है कि वो दूसरे राज्यों में जाकर वोट डाल दे। और ये पूरे डॉक्यूमेंट की फेरिस्त अगर एक साथ राहुल गांधी मंच पर लेकर आए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर जा रहा है, तो अगला सवाल यह भी है, रास्ता कहां जाएगा। और यह सवाल आज उठा जरूर, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। जो इलेक्शन कमीशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए गए उसकी एक फहरिस्त तो देख लीजिए। So, why is EC not removing duplicates? सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। सिर्फ एक व्यक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उन्हीं की बातों को भी आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सुनाकर कहा जो उन्होंने अगस्त में कहा था। देख लीजिए वो किन बातों का जिक्र कैसे करते हैं जिनके मकान नंबर 0 होते हैं। सच क्या है? तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को खत्म कर सकता है? जी नहीं। वह एक व्यक्ति कौन होगा, शायद उस दिशा में उंगली भी ना उठे। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में चुनावी जीत हार वोट पड़ने और वोट गिनने से आगे निकल चुकी है?
आप बूथ लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग दे दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरीके से मशक्कत करवा लीजिए और कह दीजिए कि अब आपके सामने दूसरा कोई चारा बचा नहीं, वो क्या करेगी? यह देश इस देश के लोगों का है। इसीलिए तो आज जब यह सवाल सामने आया, लोगों के बीच जाकर आंदोलन करना या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, तो अगला सवाल यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी भी पहले से होने लग जाए, इस देश के मीडिया के सामने बैठकर विपक्ष अपनी फजीयत कराने फिर से पहुंचने लगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी आज भी एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया नहीं है। कल भी उस पर चर्चा हुई और आगे भी डेट दे दी गई है और देश के भीतर एसआईआर शुरू हो चला है, यानी इलेक्शन कमीशन बिहार का प्रयोग पूरे देश में कर रहा है। और बिहार के प्रयोग से पहले जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के लोकसभा चुनाव में जो फैक्ट्स निकल कर आए, क्या उन सारे फैक्ट्स को ठीक करने के लिए एसआईआर है, या एसआईआर के जरिए फुल प्रूफ गारंटी के साथ राजनीतिक तौर पर जीत हासिल मिलनी चाहिए, उस दिशा में उठा गया यह कदम तो नहीं है। यह कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इस देश के सामने अब 3 ही बड़े सवाल बचे हैं। और पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया अगर भारत में लोकतंत्र का प्रतीक है और अगर चुनावी प्रक्रिया को ही राजनीतिक सत्ता जो मौजूदा वक्त में है उसने अपने अनुकूल बना लिया, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा? दूसरा सवाल, क्या इस देश में वोटर कब तक यह समझ पाएगा कि दरअसल उसका वोट देना सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं है, क्योंकि वोट पहले से गिने जा चुके हैं, उनका हिसाब किताब पहले से लगाया जा चुका है, जो थ्योरी जो फिलॉसफी थी वो पहले से की जा चुकी है, तो फिर बचा क्या? और इन सब के बीच जुडिशरी यानी इलेक्शन कमीशन पर नकेल कस सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वहां पर उसी सत्तानुकूल परिस्थितियों के साथ इलेक्शन कमीशन को यह पूरी स्वतंत्रता देने की दिशा में हो कि आप जैसे कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप ठीक काम कीजिए, कुछ गड़बड़ होगी तो हम देखेंगे, और कुछ गड़बड़ कभी नहीं होगी और वो गड़बड़ बार बार तथ्यों के साथ सामने जनता के आएगी, तो क्या उस दिशा में सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वह भी एक पुरानी परिस्थिति हो गई कि इस देश के भीतर जज कौन बनता है, चीफ जस्टिस कौन बनता है, उसकी हायरार्की क्या होती है। उसकी हायरार्की से पहले ही अगर राजनीतिक सत्ता सक्रिय हो जाती है, जो उसने एक प्रयास किया था कि कोलेजियम खत्म हो और अपने तौर पर इस देश के जजों की नियुक्ति उसके हाथ में हो, भाई भतीजावाद खत्म हो, तो भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए एक तानाशाही प्रवृत्ति सामने क्या लाई जा सकती है? और यह पूरी की पूरी लकीर क्या मौजूदा वक्त में हर चुनाव को आने वाले वक्त में खारिज कर रही है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 44 पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या उसका फैसला सबको पहले से पता है? इसीलिए ममता बनर्जी सड़क पर आंदोलन करने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि वो जानती है आंदोलन और जनता के आश्रय ही चीजें बदलेंगी। और शायद इसी बात को राहुल गांधी जब कहते कहते यहां तक आ गए कि अब हम तो हाथ खड़ा करते हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, यह तो इस देश के जनजी और युवाओं को तय करना है, कैसे इस देश को बचाना है, यहां की डेमोक्रेसी को बचाना है। सक्रिय नौकरशाही हो गई है, सक्रिय रायसीना हिल्स हो गया है। सक्रियता इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को कैसे दफन किया जाए, मीडिया भी इसके लिए सक्रिय हो चला है, एक पूरा नेक्सस खड़ा हो चला है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी एक खामोशी है, और यह खामोशी इस देश के लोकतंत्र को अंदर से कहीं खोखला तो नहीं बना रही है? यानी वो सवाल जो आधी रात में मिली आजादी से जुड़े थे और इस वक्त खुले उजाले में, दिन के उजाले में, उस आधी रात के अंधेरे से गहरा अंधेरा लाकर उस अंधेरी रात के उजाले को ढकने का प्रयास लोकतंत्र हड़प कर खुले तौर पर किया जा रहा है। सब कुछ सब कोई देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।